हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतराल भाग का जो आप लोगों का 4 टॉपिक है, अपना मलबा, खाओ उजाड़ो, सूरदास की झोपड़ी, आरोहण, ये जो 4 टॉपिक है मेरे भाई, इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 4 टॉपिक है ना, इससे आपके पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो आप नहीं चाहते हैं ना कि हमारे पेपर से 12 मार्क्स निकल जाए, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो का अंतिम तक देखिएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन को निचोड़ दिया हूं। है दम जग से कह देना, जग से कहना है दम तुझ पे, तो अंतराल भाग का इससे बाहर क्वेश्चन पूछ के दिखाइए। हकीकत में कह रहा हूं, जब एग्जाम देकर लौटेंगे तब कहेंगे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बहस बहुत कम होगी मेरे लाल, क्योंकि नाइट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और सोना भी है हम लोगों को। क्योंकि अभी देखिए लगभग कितना बज रहा है रोहित? बाप रे, 12:40 हो रही है। अभी आप लोगों का कंटिन्यू अभी क्लास चलेगी। सोचते रहिएगा कितना बजे तक क्लास चलेगी। आरोहण किसके द्वारा रचित है? आरोहण टॉपिक जो है आप लोगों का किसके द्वारा रचित है? तो संजीव के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? संजीव के द्वारा। एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए। बस आपको स्टोरी पता होना चाहिए। स्टोरी नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? तो बताएंगे सर, देवकुंड के स्टॉप पर। कहां पे? देवकुंड के स्टॉप पे उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रूप सिंह कितने साल बाद अपने गांव वापस लौट गया था? जो रूप सिंह है वो कितने साल बाद अपने गांव वापस लौट गए थे? तो बताएंगे सर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? 11 साल की उम्र में। क्या? 11 साल के बाद। एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 की पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है? तो वो बोलेंगे सर, वो हो जाएगी बचेंद्री पाल और संतोष यादव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन को एकदम नजरअंदाज नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को एकदम अपने परछाई बनाकर रखिए। फिर एग्जाम देकर लौटेंगे तो फिर कहेंगे सर क्या पूछा है अंतराल भाग से क्वेश्चन। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? रूप सिंह के गांव का नाम था माही। क्या नाम था मेरे भाई? रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, झिझक, अपनात्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? तो बताएंगे सर, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उससे पूछा कि वह 11 साल उसने क्या किया, तो वह क्या जवाब देगा। जब वह 11 साल के बाद वो वापस आ रहे थे तो इसीलिए उसको लाज लग रहा था, शर्म लग रहा था कि लोग हमसे पूछेंगे 11 साल तूने क्या किया, तो मुझे शर्म लगेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 है सर, सॉरी 7 नंबर के। फिर 7 वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था, रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? तो बताएंगे सर, क्योंकि वह उसके गॉड फादर का कपूर साहब का लड़का था तथा वह IAM द्रेनी भी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव था? माही जो है ना, सरगी गांव से पहले पढ़ने वाला गांव था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। अभी पैसेंस बना करके कंटिन्यू क्लास चलेगी मेरे भाई। लेखक ने महिब का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? लेखक ने महिब का कहानी का उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी, पतलू और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत, कटोरे के एक छोटे उम्र का। याद रखिएगा किसका? लेखक महिब का कहानी किस प्रकार लिखा था? तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इसी तरह से लिखा था। एक बार क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है। धूप की सुनहरी पट्टी के बीच छाया की स्याही पट्टी इस पत्ती की तुलना किस जानवर से की गई? तो बताएंगे सर धरती खोलवाल। क्या जो खालो वाला? ऑप्शन नंबर दरिंदर खलीवाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सांप की मारी अभागिन लेखक ने किस नदी के अभागिन कहा? तो बताएंगे सर सूपी नदी को। कौन सा? सूपी नदी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। ज्यादा चोट नहीं लगी भुंडला, इस कथन से भूप सिंह ने किस चरित्र विशेषता का पता लगाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा स्नेहशील का। किसका? स्नेहशील का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। रूप सिंह के इलाके के आखिरी गांव का क्या नाम था? रूप सिंह के जो गांव थे, इलाका था, उसके आखिरी गांव का आपसे और हमसे नाम पूछे गए तो बताएंगे सर सुर्गी नाम था। क्या नाम था? सुर्गी नाम था सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है? यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए कहा? तो बताएंगे सर महिब के लिए कहा। किसके लिए कहा था? तो महिब के लिए कहा था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 15 है कि रूप सिंह और शेखर कपूर महिब के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला धंधा करता था जो जोखिम भरा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, फिर लौट कर आएंगे तो कहेंगे सर बाहर आइए या अंदर से।
100 200 गोरे समर्था, ये क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? इस कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के जो पिता था ना वह राम सिंह, कौन था मेरे भाई? राम सिंह था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रूप सिंह की इसके इलाके की क्षेत्रीय भाषा में से कौन सी थी? रूप सिंह की क्षेत्र की भाषा में आपको बताना होगा, तो गढ़वाली थी। क्या भाषा थी? तो गढ़वाली। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिलोकन सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्था के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? तो बताएंगे सर गड़बड़ा गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल कहां पर्वतारोहण किया, सबसे बड़ी था, लाज भी लग रहा था। पर्वतारोहण गांव वाले के लिए कुछ नया व्यवसाय नहीं था, क्योंकि वो गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी की हिस्सा था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। महब किसका पुत्र था? जो महब था वह रूप सिंह और शैली का पुत्र था। क्या हो जाएगा? शैला का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इस यात्रा वृतांत में भूप दादा चित्रण किस प्रकार क्या है? तो बताएंगे सर, याद आत्मविभासी, परिसारमी, चुस्तीले तथा फातिले। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया? आप सभी को मैंने बताया था, इसका मॉर्निंग के समय ही मैंने बताया था आप लोगों को, कल के मॉर्निंग में। रूप सिंह पहाड़ी पर चढ़ना सीखने के बावजूद भी भूप सिंह के सामने वो बोना पड़ गया था। इसके कारण एक ही था, क्या पता है? क्योंकि उस रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहता था तथा उसके पास उसके संसाधन भी नहीं थे। भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चलना रोज का काम था और भूप सिंह में रूप सिंह से अधिक धैर्य था तथा आत्मविश्वास था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग 25 है कि भूप दादा सौंप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रॉबर्ट थे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस अंदाज में वह अपनी मांसपेशियां और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे। मतलब देखिए ना, कोई भी व्यक्ति अगर बूढ़ा है, अगर वो तुरंत दौड़ कर अगर मान लेते पर्वत पर चढ़ जाते तो लोग एक अजीब सा बात कहेगी उनके ऊपर, ठीक है? तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते 26 है सर, भूप सिंह की हिमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा? क्यों पड़ा था मेरे भाई? तो समझिए, मलबे में उनके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण, अधिक बर्फीले होने के कारण। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 पे आते सर, वही पहाड़ कबर बन गया सबका, भूप दाता ने ऐसा क्यों कहा? तो कहा था इसलिए क्योंकि वहां बर्फीले के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे, 10-10 किलोमीटर तक धंसा हुए थे, अधिक तबाही हुई, रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, झरने को मोड़ने में भूप सिंह की किसने सहायता की थी? तो बताएंगे सर ये सहायता क्या था? शैला ने। किसने सहायता किया था? शैला ने सहायता किया था। किस तरह से सहायता किया था मैं कल आप लोगों का मॉर्निंग में मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो हमारे सब्जेक्टिव का जो 2 लेक्चर आप लोगों को मैं अभी तक प्रोवाइड किया हूं, अगर नहीं देखे मेरे भाई तो आप लोग सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए। सारा क्वेश्चन वहीं से आगे सब्जेक्टिव का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? तो बताएंगे सर दैन्य स्थिति, सरल जीवन शैली, परिश्रमी तथा अनपढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, शैला के सुपीपन में कूद कर आत्महत्या करने का क्या कारण था? तो बताएंगे सर भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को और जाने से पहले बता दूं मेरे भाई, ये तो हम लोगों का अभी टॉपिक था किसका सर? तो बताएंगे सर ये हम लोगों का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों का आरोहण का। अगर मैं बात करूं आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, अभी हम लोग सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसके बारे में हम लोगों को देखना है। क्या देखना है मेरे भाई? याद रखिएगा, अपने बच्चे के प्रति, माँ के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी माँ के प्रति माँ ने महत्व को लेखक कब समझ पाया? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा बतख को अपने अंडों सेते हुए देखकर। जब बतख जो है ना, जब बतख अंडे देती है, अंडे देने के बाद जब वो अंडे को सेती है तो किस तरह से अंडे को छुपा कर रखते हैं। जब भी बच्चे उस चूजा से जब उस अंडे से चूजा निकलते हैं तो उस चूजा को किस तरह से हिफाजत करके रखते हैं,
ठीक इसकी तुलना एक मां से के साथ किए गए हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिस्कोहर के माटी के टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बिस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहान तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन हो जाते हैं? तो बताएंगे सर सांप का। याद रखिएगा। अब कौन सांप था ये भी आपको देखना है, सांप विषैले था या नहीं, जहरीले थे या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बिस्कोहर में लोग फूलों के गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं? तो बताएंगे सर महामारी का, देवी का, सांप का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, लेखक की मां लू से उसे बचने के लिए क्या करती थी? मैंने आपको बताया था कि देहाती का नियम है कि प्याज बांध लो और कच्चा आम को पकाकर उसको शरबत पी लो, यही इसके अलावा कोई नहीं था। तो बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी, उसकी माँ जो है ना कपड़े में प्याज बांध देती थी ताकि हमारे बच्चे को लू ना लग जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में, वर्षा में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे सर क्या होगी? छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते हैं, सेच जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, शौचालय हो गए मेरे भाई, शौचालय जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता है। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती है? तो बताएंगे सर शरद ऋतु में। कौन सा? शरद ऋतु में पक जाती है मेरे भाई, याद रखिएगा शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी पेशेंस बनाइए, सारा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन इंग्लिश की तरह ना छूटे मेरे भाई। कि बिस्कोहर की माटी पाट के आधार पर कोया के फूल की क्या विशेषताएं? कोया के फूल की विशेषताएं कि कोया का फूल उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है, इसे उगाने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं पे भी उग जाएगी, शरद ऋतु में यह सहजता ही उग जाती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विश्वनाथ को अपनी मां का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा? जो विश्वनाथ है उसके मां का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि उसके छोटा भाई का जन्म हो जाने के कारण उसका दूध छूट गए थे उसके मम्मी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है जो हम लोग हमारे पेपर में कि लेखक ने अपनी मां की तुलना किससे की है? लेखक ने अपनी मां की तुलना जो है ना, याद रखिएगा, बतख से किया था। क्या मेरे भाई? तो बतख से किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सर, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षा प्रदत्त हो सकती है? तो बताएंगे सर उपयुक्त सभी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? पशु पक्षी झूमने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूब और अन्य वनस्पतियों को नव जीवन मिल जाता है, मतलब फिर से जीवन मिल जाता है। पेड़ पौधे की सुंदरता को देखते ही बनती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो बताएंगे सर तालाब के जल में स्नान करना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? स्नान करना होगा मेरे भाई, स्नान, ठीक है, स्नान करना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? बोरिंग नहीं है मेरे भाई, कंटिन्यू क्लास चलेगी, एकदम तबड़तोड़ क्लास चलेगी। बस पैसेज बना के रखिए कि बिस्कोहर की माटी लेखक के मन में क्यों बस गई थी? तो बताएंगे सर एक तरह का बस गया था उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया? तो बताएंगे जूही और चांदनी का। किसका? जूही और चांदनी का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है आपका बिस्कोहर की माटी। क्या है? बिस्कोहर की माटी। अभी हम लोग सारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? क्या कच्चे आम को पकाकर आम बनाकर पी जाना और कपड़े वाले प्याज को गाढ़ बंद देना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सिस्टम में कि विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट की गंध कैसे लगती है? तो माँ की गंध लगती है रंग हल्दी मिलाई पूरी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है सर, बिस्कोहर में कौन सी नदी बहती है? बिस्कोहर में याद रखिएगा बूढ़ी कौन सी नदी बहती है? तो बूढ़ी राप्ती नदी। याद रखिएगा ताप्ती नदी या राप्ती नदी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, गुड़हल किस प्रकार का फूल है? गुड़हल एक प्रकार का देवी पुष्प है। क्या आ जाएगी? देवी पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, माँ का दूध पीना अर्थात है? बताएंगे सर माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होना। क्या हो जाएगी? जड़ से, मतलब छोटा से लेकर बड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। कृष्ण जी किस वृक्ष पर झूला झूलते थे? जो कृष्ण जी थे वह कंदम के वृक्ष पर झूला करते थे। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्वनाथ को किसने पाला था? विश्वनाथ को याद रखिएगा कैसरियन की दाई ने पाला था। क्या? कैसरियन की दाई ने पाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन बनना है कि माँ जा मनाऊ मीन कह या पाई किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर राजा दशरथ राम बिरहोर से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन सा सांप खतरनाक माना जाता है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सांप जो है बहुत खतरनाक माना जाता है। तो बताएं गोवान, घोर और कड़ाइच। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन है कि बतख के अंडे पर कौन घात लगाए बैठा था? तो बताएंगे कौवा। क्या आ जाएगी? कौन पक्षी बैठा था? कौवा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना, सारा क्वेश्चन को देखना है, सिर्फ इसको नहीं। कोया किसे कहते हैं? कोया एक प्रकार का क्या है? जल पुष्प है। कोया एक प्रकार का क्या है? जल पुष्प है। और सब्जेक्टिव में ना आपसे पूछेगी कि कोया का क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में छपेगी ही छपेगी, इस बात को भी याद रखना है, ठीक ना। बेर के फूलों से किसका उपचार किया जाता है? बेर के फूलों से बरे, ततैया के डंक। याद रखिए क्या देखिए, बरे और ततैया के डंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पाठ के लेखक का क्या नाम है? पाठ के लेखक का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या देखिए? विश्वनाथ त्रिपाठी। अपना मलबा खाओ जाड़ो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं बिस्कोहर की माटी का राइटर कौन है? तो बताएंगे सर विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में लू से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इनमें से किस चीज का प्रयोग किए जाते हैं? तो बताएंगे सर शरबत का। चाहे वो याद रखिएगा कच्चे आम का हो या सत्तू का शरबत हो, किसी भी शरबत का उपयोग किए जाते हैं। विश्वनाथ को दाई के साथ क्यों सोना पड़ा था? तो देखिए छोटे भाई का होने के कारण, जब छोटा भाई का जन्म हुई थी तो जब उसके मम्मी के साथ वो सोते थे तो वो दाई के साथ आप उनके मामी ने कहा कि मेरे बच्चे छोटे बच्चे तो आप मेरे साथ रहेगी, तो मेरे जो बड़े हैं विश्वनाथ उसको आप संभालिएगा। किसको? दाई के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर होगा। पाठ के आधार पर गर्मी की आंखें आने पर किस फूल का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा भरभंडा के फूल का। भरभंडा के। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ा किसे कहते हैं? देखिए घड़ा जो है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पानी पीने वाला घड़ा नहीं, ये एक प्रकार का जल फल है। क्या है? घड़ा एक प्रकार का जल फल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सांप का नाम नहीं है? आपका नाम है, इसमें से सांप है। देखिए आपका गोहन भी है, धामिन भी है, घेरक का डाई भी है, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर 34 में क्वेश्चन के पाठ के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे बस्ती जिला में। कहाँ पे मेरे भाई? बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ था? क्योंकि उसका माँ का दूध छूट गया था। याद रखिएगा इसे यही इसका सबसे बड़ा अत्याचार था, उसका माँ का दूध छूट गया था। क्यों? क्योंकि उसका छोटा भाई का जन्म हुई थी। इनमें से कौन सा पाठ में आए फूलों का नाम है? तो बताएंगे सर कमल का। क्या जगह? कमल के फूल का नाम आया था इस टॉपिक में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 37 है कि गर्मी और लू से बचने के उपाय कौन से हैं? तो बताएंगे सर कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध देना, यही एक उपाय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि बिस्कुआर की माटी पाठ में कौन सी शैली में लिखा गया है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा आत्मकथात्मक। क्या था? आत्मकथात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिस्कुआर की माटी विश्वनाथ की किस कृति का अंश है? तो एक तरह का नंगात लाई का गांव। क्या जाएगी? नंगात लाव का गांव। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करे या ठुमरी किसके द्वारा की गई थी? तो बताएंगे तो बड़े गुलाम अली खां द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भसीम से क्या तात्पर्य? भसीम जो है एक प्रकार का क्या है? कमल नाल है और कमल का ताना है, बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कुमुद क्या होता है? जो कुमुद है वो क्या है? जलपुष्प है, कुया है, कोकाबेली है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर उठाकर देखिए, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बराहा क्या होता है? बराहा एक प्रकार का खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली होती है, इसी को हम लोग बाहा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 1931 में इसका जन्म हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन सर, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया जिला क्या था? बस्ती जिला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आगे की शिक्षा उन्होंने कहां से ग्रहण की थी? तो जौनपुर से ग्रहण किया था। कहां से मेरे भाई? जौनपुर से उन्होंने ग्रहण किया था।
क्वेश्चन एकदम देखते रहना है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एकदम पैसेज बना कर रखिए, सारा चीज समझ में आएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कौन सी उपाधि प्राप्त किए थे? तो बताएंगे सर प्रास्नातक। क्या? प्रास्नातक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी के काव्य संग्रह का नाम बताएं। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? पेड़ का हाथ जैसा कह सका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विश्वनाथ त्रिपाठी में कौन से सम्मान प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे सर ये तीनों सम्मान प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आएगी एकदम पूरा फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं सुबह को ही आप लोगों को बता चुका हूं इसके रिगार्डिंग, मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है। तो कोशिश कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। कोया किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, याद रखिए क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, जाके देख सीखिएगा, ठीक है। कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है, इसमें कुमुद तथा इसे कुमुद तथा कोकाबेली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैं एक बार नहीं अभी तक 5, 6 से 7 बार आप बता चुका हूं मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिगार्डिंग। इसके जो कोया है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? कुमुद कहते हैं और कोकाबेली भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है कि कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली बना देती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की छाया बनती है। वह कोया की पत्तियों के समान लगती है, दोनों एक समान लगती है। समझ में आ रहा है? कोया के बारे में अगर आएगा तो क्या आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए सर, टाइम पास नहीं करना है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बच्चे का माँ दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कर दे। इसके बारे में क्या बोल रहा है? टिप्पणी करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देखिए 2022 के पेपर, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ा जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छाया में रखती है, जिस तरह से एक बतख अपने अंडे को सहती है। चूजा को निकलने के बाद जब बच्चे को अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं, इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चे माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता कुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चे माँ के आंचल से दूध पीता तथा दूध हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करती है। जैसे ठंडे के दिन आ जाती है तो माँ अपने बच्चों को एकदम कहाँ पे, पेट पे एकदम चिपका कर रखते हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह से वो गर्मी को सहती है। तो मेरे बातों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगी तो कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है, कितना टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सब बोरिंग टॉपिक नहीं मेरे भाई, बहुत सीखने वाले टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ? विश्वनाथ का छोटा भाई जन्म हुआ था, उसके माँ उससे दूध पीने से रोक दिया था, यही उसका अत्याचार हुआ था। विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे, उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उनकी माँ दूध पिलाना बंद कर दिया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कर जाना उसके लिए अत्याचार के समान ही है। माँ का दूध छूट जाना उसके लिए एक अत्याचार के ही समान है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रखता था। यानी विश्वनाथ को जब उसके छोटा भाई का जन्म हुआ था उस समय उसका माँ उसको दूध पिलाने छोड़ दी, तो उस समय जो है ना वो गाय के दूध पर वो डिपेंडेंट रहते थे। कौन? विश्वनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। क्या आप भी उनके उपाय से परिचित है? आज ही मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, इसके बारे में आज ही मैंने आपको सुबह को ही बताया था। पॉइंट नंबर 1, धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया। अगला है कि सर कच्चे आम को भुना जाता था, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था, उससे शरीर पर लगाया जाता था तथा उससे नहाया भी जाता था। अगला, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित थे। इन विवरण हमारे द्वारा सुना गया है। तो यही सब विवरण है जो हम लोग लू से बच सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन को एक एक करके बेहतरीन तरीके से समझिए मेरे भाई।
लेखक विश्वनाथ ने किन आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन को निचोड़ लेना है और रट्टा नहीं लगाना है मेरे भाई। एग्जाम बस कुछ ही देर में आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, रट्टा लगाना है, सिर्फ समझिए क्या बोल रहा है। ठीक है, बतख अंडे देने के बाद अब पानी में नहीं जाती है। बतख जब भी अंडे दे देती है पानी में नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि वो अंडे को सेती है। जब तक उसके अंडे से बच्चे नहीं निकल जाते हैं तब तक उन्हें सेती है। वे अंडे को अपने पंखों के मध्य रखती है, इस तरह वह बच्चों को बचाकर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहां वह सतर्क होती है, वह दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडे तथा उनसे निकलने वाले बच्चों का कोई नुकसान ना हो। वह अंडे भी सहती है, उस अंडे से चूजा निकलने वाले होती है तो वो भी ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं कि कहीं उस बच्चे को ठेस ना पहुंच जाए। बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, वह इसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। क्या आप लोगों को समझ में आया लेखक ने माँ की तुलना किसके साथ किया है? अगला क्वेश्चन, बिस्कुहार में हुई बरसात का, जो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाया हूं, अगला क्वेश्चन है, फूल केवल गंध ही नहीं देता बल्कि दवा भी देती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल केवल, मैं सुबह को ही बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कल ही की सुबह में बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, फूल केवल गंध नहीं देता बल्कि ये दवा का भी काम करती है। लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते थे। लेखक कई बात को नकाराता है। मतलब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया ना, मैं इसके बारे में बता चुका, मैं थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रामीण इलाके में ना बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका फूल, किसी भी फूल के रस से उस बीमारी को दूर करते हैं। यस या नो? या बहुत सारे ऐसे पत्तियां हैं, जैसे नीम का पत्ते, अगर किसी घर में चेचक हो जाए तो चेचक आने से उस खटिया में देखिएगा उस नीम के पत्ते को रख देते ताकि उसके चेचक से ज्यादा फैले ना। तो इस तरह से इसका आंसर आप इजीली से कर सकते हैं, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे इस क्वेश्चन को, ध्यान से एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो गंध की मात्रा को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, वह दवा भी है। वह भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाले दूध आंखें आने पर दवा का काम करती है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाते हैं। नीम के फूल चेचक के मरीज में को ठीक कर सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बरतैया का डंक अपने आप झड़ जाती है। बरतैया की जो ततैया होती है, उसका डंक जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, झड़ जाती है, अगर हम लोग बेर के पत्ते को सूंघते हैं तो। ठीक है, तो ये था सर हम लोगों का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम लोग जो अगला देखेंगे समझेगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। सर अगला टॉपिक क्या है? एक क्वेश्चन अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो था एक बिस्कुहार की माटी, यस या नो, एक था आरोहण। अब हम लोग देखते हैं ना, अपना मलबा खाओ उजाड़ो मेरे भाई। अपना मलबा खाओ उजाड़ो में कैसा क्वेश्चन आता है, एक बार इनको भी हम लोग को देखना चाहिए। चलिए सर, अपना मलबा खाओ उजाड़ो के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जितना क्वेश्चन मैं बताया एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतरीन ढंग से कर लेना है। अपना मलबा पाठ में लेखक इनमें से कौन है? तो बताएंगे सर प्रभास जोशी। अपना मलबा खाओ उजाड़ो का राइटर कौन है? प्रभास जोशी। इन चारों को जो आप लोगों का, एक है सूरदास की झोपड़ी, मुंशी प्रेमचंद, यस या नो, आरोहण याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक है अपना मलबा खाओ उजाड़ो, और एक है सर आपका क्या जी, एक आपका अपना मलबा खाओ उजाड़ो, सूरदास, आरोहण, अपना मलबा खाओ उजाड़ो, और एक टॉपिक में भूल गया हूं। आपके सामने कितना टॉपिक है मेरे भाई? 4 टॉपिक है। एक है सर सूरदास की झोपड़ी, एक है आपका बिस्कुहार की माटी, और एक है आपका अपना मलबा खाओ उजाड़ो, एक है सर बिस्कुहार की माटी। ठीक है, तो बिस्कुहार की माटी, चारों में से एक राइटर आपसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं सर, याद रखिएगा अपना मलबा पाठ के लेखक कौन हो जाएगी? तो प्रभास जोशी। क्या हो जाएगी? प्रभास जोशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, प्रभास जोशी का जन्म दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। प्रभास जोशी का जन्म हुआ था 1937 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1937 में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखक का जन्म कहां हुआ था? दिए गए उचित विकल्पों का चयन करें। लेखक का जो जन्म हुई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभास जोशी, मुंशी प्रेमचंद, इस सब के बारे में उसका जन्म स्थल खास करके याद रखिएगा मेरे भाई। कहीं से भी क्वेश्चन अगर टपक जाए तो जैसे आपके पेपर में ना छूटे। बोल सकते हैं सर मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है सर कि प्रभास जोशी ने
पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? तो बताएंगे सर राजेंद्र मथुर। क्या हो जाएगी? राजेंद्र मथुर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाष जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम था जनसत्ता। क्या नाम था? जनसत्ता। यह क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था, एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास 2020 का पेपर है तो। अपना मलबा किस विधा से लिया गया है? तो अपना मलबा याद रखिएगा संस्मरण से लिया गया है। कहां से? संस्मरण से लिया गया है। पेपर उठाकर देखिए मेरे भाई, 2022 के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, त्योहारों के समय मलबा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? तो बताएंगे सर याद रखिए गोबर से लिपा जाता था। किससे मेरे भाई? गोबर से लिपा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अपना मलबा में कौन जमा रहता है? तो मलबा में याद रखिएगा मानसून जमा हो जाता है। कौन? मानसून जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, चौमासा किसे कहते हैं? याद रखिएगा चौमासा हम लोग बोलते हैं सर बरसात के 4 माह को हम लोग चौमासा कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन का आंसर आपको सही ढंग से करना है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे इस टॉपिक का। लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी में देखा था? तो बताएंगे सर नर्मदा नदी पे। कहां पे? नर्मदा नदी पे देखा था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मूज आदि ने पानी का संरक्षण के लिए क्या किया था? तो बताएंगे सर एक तरह का क्या था? क्या? तालाबों का निर्माण किया था, कुआं का निर्माण किया था, बावड़ियों का निर्माण किया था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली? उज्जैन जाते समय लेखक को क्षिप्रा नदी मिला था। क्या? शिप्रा हो या क्षिप्रा नदी का मिला था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट काफी ज्यादा हो चुकी है मेरे भाई, 1:10 हो चुका है, फिर टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्लास को देखने के बाद अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप कहेंगे सर आपने छुटा दिया। क्लास देखने के बाद कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे? तो बताएंगे सर लोग जो है कुशल थे कहां पे? तो पानी के प्रबंधन में। कहां पे? पानी के प्रबंधन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। कहां पे मेरे भाई? चंबल नदी पर बना है। क्वेश्चन है कि लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा? तो बताएंगे सर मलबा की धरती के बारे में। किसके लिए कहा था? मलबा के धरती के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं सर, आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा? तो याद रखिए कहा था उजाड़ की सभ्यता। क्या कहा था? उजाड़ की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मलबा की सदा नीरा नदियां बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती है? तो बताएंगे सर शहर के गंदे पानी को ले जाने का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की सिनेमा रिनेसां से पहले भारतीय इंजीनियर किस कला के दक्षक थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा जल संरक्षण। किसका? जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सारा क्वेश्चनों को एक एक बेहतरीन तरीके से देखिए, ठीक है। जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है? तो बताएंगे सर सामाजिक की ओर। कहां पे? सामाजिक की ओर झुकाव रखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब आते हैं सर इसी टॉपिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। अभी पैसेंस बनाइए, अभी क्लास कंटिन्यू चलेगी, थकना नहीं है मेरे भाई। जब मैं पढ़ा सकता हूं इतना रात तक तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते? बस एक बात याद रखिएगा कि जब कोई खिला सकता है तो हम खा क्यों नहीं सकते? वो चीज नहीं है यहाँ पे। जब मैं पढ़ा सकता हूं तो पढ़ क्यों नहीं सकते? अपने आप से पूछिए। मलबा में जब सब जगह बरसात की झाड़ी लगी रहती है तब मलबा के जन जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? फसलों के फायदे। मलबा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है तब वहां के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वहां के किसानों की फसलें अधिक पानी के कारण खराब हो जाते हैं, लेकिन आगे की फसलों के लिए जब कोई भी जगह पे ज्यादा पानी हो, मान लेते फसल, यहाँ पे ये खेत है, इसमें काफी ज्यादा फसल है और इस फसल की जगह में ना पूरा ज्यादा पानी भर गया है। पानी भर जाने से इस फसल क्या होगी? पूरी तरह से नष्ट होगी। लेकिन नष्ट हो तो सही है, लेकिन अगले बार जब वो फसल का उत्पादन करेंगे ना तो पिछले की तुलना में उसमें कई गुना फसल अच्छी उत्पादन होंगे। वही कह रहा है कि खराब हो जाती है, लेकिन आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी जमा हो जाती है, जिससे गेहूं, चने, बाजरे की फसल अच्छी होती है। आवागमन के परेशानी। मालवा में होने वाले भारी बरसात के कारण यहाँ के आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से कई बार मूल आदि बह जाते हैं। रास्ते में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट।
पहले मालवा में जैसा पानी गिरा करता था अब वैसा पानी यहाँ पे नहीं गिरते हैं, इसके अकॉर्डिंग बताना है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास के कारण पानी नहीं गिर रही है। आज मालवा की ही नहीं अन्य प्रदेशों की भी समस्या यही है। ऋतु चक्र का असमान बदलाव हो गया है। जिस समय में बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं हो रही, जिस समय ठंडी होना चाहिए उस समय बरसात हो रही है। ठीक है, शरद ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गया है। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से आता है। औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बारे में मैं ना आप लोगों को कल के सुबह में बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से मेरे भाई आप लोगों को बताया हूँ। एक बार पेपर खोल के देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। इसके जिम्मेदार कौन है, तो मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट। एक बार देखिए उसको, तब आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंधन जानते हैं और पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते हैं। आज के इंजीनियर पश्चात शिक्षा प्रणाली के उपज है। आज के इंजीनियर पढ़ा लिखा है। यूरोप और अमेरिका चीन के लोग समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा और जंगली देश था। यूरोप, अमेरिका और चीन आज समझते हैं, और पता नहीं पूरे दुनिया को पछाड़ दिया आबादी में, अगर हम लोग को जंगली कह रहा है। समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा और जंगली था, उसे उन्होंने ही सभ्यता बनाया। यूरोप में आधुनिक परिवर्तन का आधार पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। इसके बाद यूरोप में नई विचारधारा फैली और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। आज के इंजीनियर को जो ज्ञान मिला उसमें यह बात भी शामिल है कि उनको यही पता है कि वर्तमान सभ्यता और विकास यूरोप की ही देन है। भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में उसको पता नहीं है। उनको यह पता नहीं कि महाराजा विक्रमादित्य, राजा भोज तथा राजा मुझ जब भारत में शासन करते थे तब यूरोप के पुनर्जागरण का कुछ आता पता नहीं था। इन शासकों ने मालवे में तालाब खुदवाए थे, कुएं बावड़ी बनाए थे, बरसात के पानी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी। वे जानते थे कि इस प्रकार गर्मी में पानी की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा तथा इससे भूगर्भ जल भंडार की भी सुरक्षा होगी। आज के इंजीनियर इस बारे में कुछ नहीं जानते। यह है सर क्वेश्चन कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि पहले के लोग पानी का प्रबंध नहीं जानते थे। यह था सर हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमारी आज की सभ्यता नदियों के गंदे पानी के नाले बना रही है, ऐसा क्यों। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को ले लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। लेखकों को क्यों लगता है कि हम विकास की औद्योगिक सभ्यता है पर वह उजाड़ की सभ्यता भी है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। धरती का वातावरण गर्म क्यों रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, धरती का वातावरण गर्म हो रही है। वातावरण गर्म होने के कारण हमने अपनी सभ्यता के विकास, मैं सुबह को ही कल ही के मॉर्निंग में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार स्पीड में बता देता हूं। ठीक है, इसलिए इसको देखा कीजिए मेरे भाई, जब मैं वीडियो अपलोड करूं सब्जेक्टिव को देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमने अपनी सभ्यता के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। गलत है यहाँ, प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जिससे वातावरण परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही बात, पेड़ों की हम लोग कटाई करेंगे, दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई कर देंगे, पानी की संख्या घट जाएगी, बरसात ही नहीं होगा। परिवर्तन आया, अपने विकास के लिए हमने नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए। हम अपने विकास के लिए, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योग का स्थापना किए। पेड़ों को काट दिए, ऑक्सीजन के लेवल को घटा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा दिए हैं, और इस तरह से हमारी वायुमंडल गर्म हो रही है। इन उद्योगों से आने को हानिकारक गैस वातावरण में फैली जिससे वातावरण बेहद गर्म हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों वातावरण फैलने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो गैस सबसे ज्यादा जहरीली गैस है मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, यूरोप और अमेरिका की भूमिका। उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ। इन देश ने रोज नए नए प्रयोग से आने को हानिकारक गैस वातावरण में फैलाई जिससे पर्यावरण बिगड़ा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। वे नहीं मानते कि धरती के वातावरण के गर्म होने से काफी गड़बड़ी हो रही है। इस प्रकार धरती के वातावरण के गर्म होने से यूरोप और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। अगर आज देखा जाए, अगर हमारे वातावरण अगर गर्म हो रही है ना, तो अमेरिका और यूरोप के कारण ही ज्यादा हो रही है। लेकिन वो लोग दोनों, एक अमेरिका देश और यूरोप कॉन्टिनेंट, वो मान ही नहीं रहा है
कि हमारे वजह से ये धरती गर्म हो रही है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखी किसके बारे में, अपना मलबा खाओ उजाड़ो बिस्कुहार की माटी, और हम लोग आरोहण देखे। अब हम लोग देखेंगे सर किसके बारे में, अब आते हैं सर सूरदास की झोपड़ी। क्या आएगी मेरे भाई, सूरदास की झोपड़ी। अब आते हैं सर सूरदास की झोपड़ी क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। सूरदास की झोपड़ी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सरल होगी, याद रखिएगा। राइटर का नाम आपको मुंशी प्रेमचंद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल होगी मेरे भाई। सूरदास की झोपड़ी के बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जिनको सूरदास के बारे में पता ना हो, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिए। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट करें। यह कथन नायक राम ने कहा था, किसने कहा था, नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुता को प्रसन्नता हो रही होगी। जब सूरदास की झोपड़ी जल रही थी ना, तो नायक राम जो थे, याद रखिएगा, वो जगधर, तो वो खुश हो रहे थे। जगधर से के पूछने पर ही आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया था कि चूल्हे ठंडा किया तो दुश्मनों के कलेजे कैसे ठंडा होता। नायक राम का कहना चाहता है कि इस घटना से उसके शत्रुता को प्रसन्नता होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगरे बचे हैं, सूरदास के चूल्हे में जो अंगरे बचे उनकी हवा से शायद यह आग आली थी, परंतु सच यह नहीं था कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, किसी ने लगाई है। यह है सर पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो भी आप लोगों को सही तरीके से एक बार देख लेना, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम ने इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। किसने झोपड़ी जलाया था, भैरव ने, पर क्यों जलाया था बताया। भैरव ने सूरदास से बहुत नाराज था। भैरव जो थे ना सूरदास से बहुत नाराज था। क्यों, अरे ये इतना अंधा व्यक्ति है, ये इतना तरक्की कर लेते और हम कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। जब भैरव ने तथा उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई, भैरव और उसकी पत्नी में जब लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा पत्नी और उसके घर में जाकर रहेगी। नहीं, सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। जो सूरदास है वो जो हमारी आपका सूरदास जो भैरव थे, भैरव का वाइफ जो थे सुभागी दौड़ते हुए, भागते हुए, कांपते हुए, हाँफते हुए सूरदास की झोपड़ी पर जा बैठे और अपने दुख दर्द को बताया कि इस तरह से मेरे साथ हो रही है। तो सूरदास माना नहीं कर पाए और उन्होंने रहने के लिए जगह दे दिया। भैरव के लिए यह बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास का यह करना अपना अपमान लगा। एक होता है ना कि मेरा वाइफ है, कहीं जाकर दूसरे के साथ रहेगी, ये बिल्कुल एक अपमानजनक बात है। उसी दिन उसने सूरदास से बदला लेने के लिए ठान ली और उसी दिन वह ठान लिया मेरा वाइफ के साथ ये ऐसा किया है, अब क्या करते हैं पता है क्या क्या, पूरा बोला ना कि बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, ठीक उसी तरह से पूरा झोपड़ियां उन्होंने प्लान बना लिया कि पूरा झोपड़ियों को उड़ा देना है। आगे कहता है कि वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी को साथ रखा था उसने उसी को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। मेरे भाई क्या लगा दिया, आग लगा दी और अपना अपमान बदला ले लिया है। ये था सर हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, जगदर के मन में किस तरह से ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल के मॉर्निंग में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था। जिनको समझ में नहीं आया था, जो भी क्लास को नहीं देखे थे, एक बार आप लोग में साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक बार क्वेश्चन को ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपका चारों टॉपिक को मैं, मुझे लगता है कि चारों टॉपिक को मैं बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बता दिया हूं, सब्जेक्टिव भी बता दिया हूं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में बताया था, पत्र लेखन से भी बता दिया, निबंध लेखन से भी बता दिया, उसके बाद आपका व्याकरण से भी सेक्शन में क्वेश्चन बता दिया। सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है और आपको अच्छी तरह से पेपर में एग्जाम में आंसर करके आना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।